तो प्रूफ ऑफ गॉस लॉ में हम लोग किस तरह से देखेंगे कि सपोज हमारे पास एक सरफेस है, यहाँ पर तो सरफेस का ही चर्चा हो रहा है। तो सपोज हमारे पास ये एक कोई सरफेस है, इसके इनसाइड कुछ चार्ज इनक्लोज हो रहा है Q1 Q2 Q3 इस प्रकार से। तो सपोज यहाँ पर सेंटर पर अगर सपोज हमने एक Q चार्ज लिया, कैपिटल Q, ये इसका सेंटर है। तो अब जो ये हमारा है कोई सरफेस, इसके ऊपर ही हम लोग अगर कोई छोटा सा यहाँ पर जो है वो अगर एरिया कंसीडर करेंगे, सपोज ये डेल्टा एस एरिया हमने यहाँ पर कंसीडर किया, तो इस चार्ज की वजह से इस सरफेस पे हर एक जगह जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें मिलेगा। यहाँ पर अगर सपोज पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हर जगह जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा। तो इस सरफेस के अलोंग जो इलेक्ट्रिकल फील्ड पास हो रहा है उसको हमने अगर उसका डायरेक्शन इस तरह से लिया, और यहाँ पर जो हमारा ये छोटा सा डेल्टा एस है, इसका अगर हम लोग नॉर्मल डायरेक्शन ढूंढेंगे, मीन्स इस एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो मालूम पड़ जाएगा, सपोज उसको हमने कहा अल्फा। तो इस सारे चीज को कंसीडर करने के बाद हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं, consider a charge चार्ज जो है वो हमारा कैपिटल Q है, is placed at center, और सपोज सेंटर की जगह कोई भी कॉमन पॉइंट ले लेते ताकि ये हमारे लिए जेनरिक हो जाए। सो प्लेस्ड एट O इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस। तो हम एक क्लोज सरफेस के इनसाइड किसी भी पॉइंट पर इस Q चार्ज को रखे हैं। तो ये हमारा कंसीडरेशन है यहाँ पर। अब देखिए उसके बाद हमने सपोज यहाँ पर जो है वो किसी यहाँ पर, चलिए यहाँ पर जो हमने ये सरफेस कंसीडर किया उसका नाम हम लोग अगर A पॉइंट पर इस सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर टेकन ए पॉइंट A। तो टेकन ए पॉइंट A on the surface considering a small area, और ये एरिया हमारा डेल्टा एस है। तो अगर हमने इस तरह से कंसीडर किया on the surface around A, on the surface around A हमने यहाँ पर एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया है इसी पॉइंट के अराउंड में, ए पॉइंट के अराउंड में। तो इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं। अब जो हमारा OA लेंथ है उसको सपोज अगर हमने R कहा, सो इसको हम लोग लिख लेते हैं लेट OA इज इक्वल्स टू हमारा क्या है तो R। तो इस प्रकार ये हमारा चीज कंसीडरेशन हो जाता है। तब देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी पॉइंट से, सपोज इस पॉइंट पर हमारे पास Q चार्ज है और इसकी वजह से हम लोग अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना का ट्राई करेंगे जो कि R सेपरेशन पर है और R डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा, तो A पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं कि द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q एट A पॉइंट जो होगा, ये हम लोग सीख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल चैप्टर में, वो किसके इक्वल होगा। सो E जो हमारा होगा वो किसके इक्वल हो जाता है, तो देखिए हम लोग लिखते थे KQ/R²। अब इसी K को हम लोग रिप्लेस करके लिखना चाहते थे तो क्या लिखते थे 1/4πε0। ये R² को R² ही लिखा और इंटू 1 इंटू Q, इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखते थे। तो इस वाले पार्ट को आप इरेज ही कर लो, सो अच्छा रहेगा कि Q/1/4πε0। सो इस तरह हमको उस पॉइंट पर जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देखिए इसको हम लोग फिगर को केयर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए OR जो है और E वेक्टर का जो हमारा डायरेक्शन है वो सेम है। सो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा E है उसका डायरेक्शन क्या होगा। सो हेयर
इलेक्ट्रिकल फील्ड E इज along द लाइन, तो लाइन हमारा कौन सा है, सो OE लाइन के along ही हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने एंगल कंसीडर किया हुआ है E वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको हम लोगों ने अल्फा कंसीडर किया हुआ है। तो उस चीज को हम लोग इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, सपोज जो हमारा अल्फा है, सो अल्फा बी द एंगल बिटवीन अल्फा बी द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड जो हमारा नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर है, सो नॉर्मल टू डेल्टा एस, इनके बीच जो है वो हमारा एंगल क्या है, तो अल्फा है। तो अब हमने यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट सीखा था कि जब हमारे पास अल्फा एंगल हो जाता है तब जो हमारा डेल्टा फाई आता है छोटे से सरफेस के लिए, उस चीज को अगर हम लोग देखने का ट्राई करेंगे तो उस छोटे से सरफेस के लिए जो डेल्टा फाई आएगा वो हमारा क्या होगा, तो देखिए ई वेक्टर डेल्टा एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अभी हमारा एंगल अल्फा पे होता था तो हम लोग इस एम में एंगल जो है जीरो ना रख के वो कॉस अल्फा रखेंगे, मीन्स कॉस जीरो वहां पर रखते थे तो 1 बन जाता था। पर अभी हमारे पास क्या बन रहा है, ई वेक्टर डेल्टा एस वेक्टर और यहाँ पर कॉस अल्फा। तो इस प्रकार हम लोगों को जो है वो डेल्टा फाई का वैल्यू मिल रहा होगा। तो अब हम लोग अगर यहाँ पर इसको लिखने का ट्राई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू ई का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर इवेल्युएट कर लिया है, वो क्या है, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो हमारा ये बनेगा वो क्या होगा, डेल्टा एस कॉस अल्फा। अब देखिए ये जो डेल्टा एस कॉस अल्फा होता है यही तो हमारा सॉलिड एंगल होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये हमारा वैल्यू हो जाएगा डेल्टा ओमेगा। तो ये डेल्टा ओमेगा हमारा सॉलिड एंगल बन जाएगा। अब सपोज जब हम उस छोटे से सरफेस को पूरे कंप्लीट सर्कल में ले लेंगे तो यही तो हमारा 4 पाई बन जाएगा, मीन्स इस पूरे सरफेस के लॉन्ग ले लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारे सर्कल का जो है वो सॉलिड एंगल बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं जो सर्कल का सॉलिड एंगल हो। सो इससे पहले हम लोग एक छोटा सा कमेंट कर लेते हैं कि जब हम इसको पूरा ही ले लेंगे तो ये किस प्रकार से रहेगा। सो हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि हेयर जो हमारा डेल्टा ओमेगा है वो क्या है, इज द सॉलिड एंगल। सो ये डेल्टा ओमेगा हमारा क्या है, तो सॉलिड एंगल है सबटेंडेड बाय डेल्टा एस, उस छोटे से एरिया के द्वारा सॉलिड एंगल बनाया गया किस पॉइंट पर, तो ओ पॉइंट पर। अब देखिए अगर जब हम इसको पूरा इंटायर सरफेस को कंसीडर करेंगे सो उस टाइम क्या होगा, ये हमारा जो डेल्टा ओमेगा है, सो फ्लक्स थ्रू जो इंटायर सरफेस होगा, इंटायर सरफेस वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो हमारा जो फ्लक्स होगा वो इक्वल हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यही जो हमारा डेल्टा ओमेगा है उनका हमको क्या करना पड़ेगा, समेशन लेना पड़ेगा, मीन्स उस एंगल को पूरा ही हम लोग को लेना होगा। तो जब पूरा एंगल कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग एक कुछ कंडीशन अब सेटअप कर लेते हैं ताकि हमारे टेब्यूलर फॉर्म में, ताकि ये हमारे लिए अच्छा एक आइडिया बन पाए। सो ये इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, सपोज ये जो हमारा ओमेगा आता है वो छोटे से एरिया के लिए आता है। अब जब हम इंटायर सरफेस लेंगे तो हमें किस तरह से ये वैल्यू जो है वो 4 पाई बन जाता है। सो यहाँ पर जो वैल्यू था सो ये हमारा इस प्रकार से था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो जब हम लोग क्यू को यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग टेबल बना लेंगे। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये वाला एंगल हमारा 4 पाई आर स्क्वायर बन जाता था। सो ये जो हमको वैल्यू मिल रहा होगा, देखिए ये 4 पाई अपॉन आर स्क्वायर, सो 4 पाई आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार हमको क्या मिल जाता है, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए अब ये Q क्या था, तो हम लोगों ने इस स्टेटमेंट में ही लिख लिया था कि ये जो Q है वो इस सरफेस के द्वारा इंक्लोज किया गया, मीन्स उस सरफेस के किसी इनसाइड पॉइंट पर वो Q को रखा गया था।
तो इसको जो है वो Q को इनसाइड द क्लोज सरफेस रखा गया था। सो ये हमारा जो है वो Q इनक्लोज्ड है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये इक्वल हो रहा है Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यही तो हमारा जो है वो गॉसेस लॉ का प्रूफ बन जाता है कि जो फ्लक्स इनक्लोज होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, चार्ज इनक्लोज बाय में एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा आइडिया और भी कर लेते हैं, वो ये कि हम लोग सॉलिड एंगल और डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में जो है अगर हम लोग एक आइडिया करने का ट्राई करेंगे। सो सपोज इस साइड में हम कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं और उस पॉइंट की वजह से यहाँ पर हमारा क्या सॉलिड एंगल बनेगा, अगर वो हम लोग देखने का ट्राई करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो जाता है ख़त्म। और हम यहाँ पर जो है सो कुछ आइडिया करने के लिए और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा। सो देखिए, जब हमारा पॉइंट इनसाइड होगा, इनसाइड किसी भी जगह पर होगा, सो इनसाइड एनी पॉइंट अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो जो सॉलिड एंगल बनेगा वो 4 पाई बनेगा। लेकिन जब हम देखिए जब कोई पॉइंट आउटसाइड कंसीडर करेंगे तो देखिए इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सपोज हमने यहाँ पर कोई आउटसाइड पॉइंट लिया तो अभी यहाँ पर एंगल ये बन रहा होगा। अब इस सरफेस को हमने यहाँ पर देखने का ट्राई किया तो सपोज ये यहाँ पर इसका एंगल इतना बनेगा। लेकिन जब ये पूरा ही हम लोग इनक्लोज कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो एंगल होगा इसको हमने किस तरह से बनाया, देखिए इसको कम करता हुआ ला रहे हैं। तो अगले इंस्टेंट ये जब इतना सा क्लोज हो जाएगा, इतना सा क्लोज हो जाएगा तो ये कितना एंगल बना रहा होगा, देखिए ऑलमोस्ट 0 एंगल बना रहा होगा। तो जब हम लोग कोई आउटसाइड पॉइंट को कंसीडर करेंगे, कोई भी पॉइंट अगर हम लोग आउटसाइड कंसीडर करेंगे तो उस इंस्टेंट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ, सो आउटसाइड द सरफेस और क्लोज सरफेस। तो आउटसाइड जब क्लोज सरफेस हम लोग कंसीडर करेंगे तो हमको जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो ये इस प्रकार से हमारा एक आइडिया हो जाता है कि अगर इनसाइड पॉइंट होगा तो जो हमारा एंगल होगा वो 4 पाई होगा, और अगर क्या कह रहे हैं कि आउटसाइड वो पॉइंट बन जाए तो ये एंगल हमारा जो है वो 0 हो जाएगा। इसी में से अगर हम लोग एक कॉलम और भी ऐड करने का ट्राई करें कि इसकी वजह से हम लोगों को फ्लक्स क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या, यहाँ पर अगर सपोज हमने फ्लक्स ऐड कर लिया तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर देखे थे कि ये क्या बन जाता है, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसको बारीकी से देखे तो ये क्या आता था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और यहाँ पर सॉलिड एंगल का वैल्यू हम लोग जब पुट कर दिए, ई का वैल्यू हो जाता था, उसमें सॉलिड एंगल का वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। तो इस प्रकार से हमारा जो था वो क्या हो जाता था, ये 4 पाई r स्क्वायर इस तरह से रहता था। तो हमारा ये इक्वल हो जाता है, ये सारे टर्म कैंसिल हो जाते थे, तो ये हमारा हो जाता था चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखिए सॉलिड एंगल ही 0 बन जा रहा था। सो अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ भी हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और अगर वो सॉलिड एंगल का वैल्यू ही हमारे पास अगर 0 आएगा तो ये वैल्यू ही पूरा 0 हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पर फ्लक्स इनक्लोज हो रहा है ड्यू टू इनसाइड पॉइंट, अगर इनसाइड कोई चार्ज है तो वो हमारा हो रहा है चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के। और अगर कोई आउटसाइड पॉइंट है तो उसकी वजह से हमारा जो फ्लक्स आएगा वो 0 हो जाता है। अब इस प्रकार हम लोग इस चार्ज इनक्लोज में अगर सपोज नंबर ऑफ चार्जेस लिया है 1 2 3 4, तो इस वजह से कुछ सपोज इनसाइड 1 2 3 4 चार्जेस लिया है, कुछ आउटसाइड 1 2 3 4 इस तरह से चार्जेस लिए, तो उसका भी इसी प्रकार से हम लोग कंसीडरेशन करके यहाँ पर जो है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसको भी हम लोग इसके प्रूफ की तरह ही कंसीडर कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर जो अपना स्टेटमेंट लिखा, थोड़ा सा आइडिया करने के लिए, यहाँ पर जब गॉस लॉ का हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा था तो वो किस प्रकार लिखा था कि हम यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे यूजिंग कूलॉम्स लॉ। तो ये यहाँ पर कई लोग तो समझ चुके होंगे कि ये कूलॉम्स लॉ को हमने किस तरह से यूज किया होगा, पर जिन्होंने शायद ध्यान ना दिया हो उनके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा एक आइडिया कर लेते हैं कि देखिए जो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर जो ई का वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ था वो यहाँ पर किस प्रकार से किया कि देखिए ये जो के क्यू बाई आर स्क्वायर, उस पॉइंट पर हमने जो इलेक्ट्रिकल फील्ड को कैलकुलेट किया, ये पार्ट ऑफ कूलॉम्स लॉ ही हो जाएगा हमारे लिए।
क्योंकि ये पर जो है वो QE इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर देखिए छोटा सा आइडिया कर लेते हैं। एक QE इक्वल हो जाता था, ये QE फोर्स होता था, तो फोर्स को हम लोग कूलॉम्स लॉ में क्या कहते थे, K Q1Q2/r²। तो इस प्रकार से हमारे पास ये रहता था। सपोज एक Q1 है और एक हम लोग छोटा सा Q ले लेते हैं, तो छोटा वाला Q ये था और उस पॉइंट पर जो है वो हमारे पास ये सोर्स चार्ज जो होता था वहाँ पर रह रहा होता था। सो सोर्स चार्ज अगर हमारा Q2 होगा, मीन्स यहाँ पर हमारे पास Q चार्ज है और यहाँ पर जो था वो स्मॉल q चार्ज है, तो इस पॉइंट पर जो हमारा फोर्स बन रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड ये होगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आता है, KQ/r² के इक्वल आता है। सो मीन्स सोर्स चार्ज को हम लोग कंसीडर करते थे, ये हमारा टेस्ट चार्ज बन जाता था। सो ये टेस्ट चार्ज हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब सपोज हमने सोर्स चार्ज को अगर Q लिया है तो उसको Q2 की जगह हम लोग अभी यहाँ पर ये देखेंगे। तो ये जो चीज़ होता था ये हमारा कूलॉम्स लॉ से ही आता था। तो इस प्रकार हम लोग ये कह रहे हैं कि जो हमारा गॉस लॉ है इसको हमने यूजिंग कूलॉम्स लॉ जो है इसका डेरिवेशन किया है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे और भी डिफरेंट समेशन ऑफ चार्जेस और नंबर ऑफ चार्जेस को यूज़ करके किस प्रकार हमारा जो है वो हो सकता है। सो थैंक यू।